दिल्ली पुलिस का एक इनामी बदमाश जिसको पकड़ने के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है, लेकिन वो बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगता। तभी आईपीएस ऑफिसर ब्रजलाल के दिमाग में एक बात सूझती है। हालांकि उन्होंने कसम खाई थी कि उसे 1 महीने के अंदर अंदर पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। तभी इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना उस गांव में बारात लेके जाई जाए और पुलिस को बाराती बनाकर उस गांव में जब आईपीएस ऑफिसर जाता है तभी उस बदमाश से पुलिस का आमना सामना हो जाता है। उससे पहले पुलिस जहां जहां जाती थी वो बदमाश मौका पाते ही वहां से भाग जाया करता था, क्योंकि जब वर्दी में पुलिस वाले आते थे। इस बार पुलिस वालों ने भेष बदला और एक मुस्लिम शादी का बहाना बनाकर जब वहां पहुंचते हैं तभी जाकर उससे कहते हैं कि सरेंडर कर दो। लेकिन उस बदमाश का और पुलिस का आमना सामने होता है। उसने AK-47 से जब पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू की हैं, पुलिस ने अपना बचाव करते हुए उस बदमाश को कुछ ही पलों में ढेर कर दिया था। आज ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी का किस्सा पुलिस की बारात न जाने कितनी जगहों पर सुनने को मिलता है, खासकर जब आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है, खासकर जब थानों चौकी में पुलिस आपस में बातचीत करती है तो पुलिस की ये बारात की हमेशा चर्चा होती है। आज कहानी उसी आईपीएस ऑफिसर की कि किस तरह से वो बारात लेकर निकले थे, आखिरकार क्या वजह थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, और मैं बात कर रहा हूं मेरठ के पुलिस लाइन की। दरअसल 24 मई 1992 की ये बात है। दोपहर का वक्त हो रहा था, लगभग 12:30 बजे के आसपास। एक हवलदार जिसका नाम होता है महेंद्र त्यागी, महेंद्र त्यागी अपने क्वार्टर में मौजूद थे जो ग्राउंड फ्लोर पर था। उनकी पत्नी किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी और घर पर उनके 2 बच्चे थे। दरअसल इस पुलिस वाले को लकवा मारा हुआ था। एक तरह से कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से विकलांग था, चल नहीं सकता था। जो भी खाना पीना या फिर पोटी वगैरह जो भी होती थी वो चारपाई पर ही पड़े पड़े होती थी। इसलिए घर में एक व्यक्ति का, एक सदस्य का जो जिम्मेदार है उसका होना बहुत जरूरी था। और घर में महज 2 बच्चे थे, एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 8 साल। तभी एक रिश्तेदार आता है और कहता है, भाभी जी कोई दिक्कत नहीं, आप जहां जाना चाहती हो वहां चले जाओ और मैं इनकी सेवा कर लूंगा। बस इतना था। इसी बीच में 2 व्यक्ति और आते हैं। जिस व्यक्ति को रिश्तेदार बताया जा रहा था, दरअसल वो रिश्तेदार होने का नाटक कर रहा था, वो रिश्तेदार नहीं था। घर में आता है, हंसी मजाक चल रही थी। 2 और व्यक्ति आते हैं। ये हवलदार जो होता है, पुलिस वाला जो होता है, पैरों से पूरी तरह से विकलांग था, चल नहीं सकता था। इसीलिए उस व्यक्ति के हाथ बांधे जाते हैं, मुंह पर टेप के चिपकाया जाता है और हंसी मजाक करते करते ही उसकी गर्दन पर उसरा चला जाता है। जो बच्चे थे उन बच्चों को बाथरूम के अंदर बंद करके वो बदमाश आसानी से वहां से भाग जाते हैं। और तभी पड़ोसी घर आकर देखता है तो हवलदार मरा हुआ पड़ा हुआ था अपनी चारपाई पर। और ये देखकर उस पड़ोसी, यानी कि वो भी पुलिस वाले थे, क्योंकि मामला पुलिस लाइन का था जहां पर लगभग 1000 पुलिस वाले रहते होंगे, वहां पर एक हत्या हो जाती है। वाकई पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसी बीच में शोर मचता है। पुलिस वाले मौके पर आते हैं, आकर मामले की जांच करते हैं। और उन दोनों उस जिले के यानी कि मेरठ के एसएसपी थे, आईपीएस ब्रजलाल मौके पर आते हैं। मौके पर आने के बाद ये पूछताछ करते हैं कि क्या मामला है क्या नहीं। जब अपने स्तर से जांच पड़ताल करते हैं तभी ये पता चलता है कि एक काले रंग के स्कूटर पर सवार होकर 3 बदमाश थे जो इस घर में आए थे और यहां से भाग गए हैं। तुरंत ही एसएसपी ने यह आदेश किया कि मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, जितने भी आसपास के जिले हैं, यानी कि दिल्ली भी, जहां तक भी ये मैसेज पहुंच सकता है, मैसेज को पहुंचाया जाए और ये बताया जाए कि काले रंग के स्कूटर पर सवार होकर 3 बदमाश निकले हैं जिन्होंने एक हवलदार की हत्या कर दी है। उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना है, गिरफ्तार करना है। पुलिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया, बहुत ज्यादा। तभी मेरठ देहात थाना एक लगता है जिसका बलेनी एक जगह है, वहां पर एसएचओ होते हैं प्यारेलाल गश्त कर रहे थे। और गश्त करते करते उन्हें काले रंग का वो स्कूटर आता हुआ दिखाई देता है। और इसी स्कूटर को देखने के बाद तुरंत ही उन्हें घेराबंदी करते हैं और घेराबंदी करने के बाद इन बदमाशों को पुलिस पकड़ लेती है। दरअसल 3 बदमाश होते हैं। एक बदमाश का नाम नारायण होता है जो कि सीलमपुर दिल्ली का रहने वाला होता है। एक बदमाश का नाम होता है नवीन जो लहरिया सराय दरभंगा का रहने वाला होता है। और तीसरे बदमाश का नाम था सोनू उर्फ हरदयाल, प्रेमनगर दिल्ली का रहने वाला होता है। जब पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है कि आखिरकार तुमने हवलदार को क्यों मारा, क्योंकि पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली थी तो उनके पास इंग्लिश हथियार निकले थे। बेल्जियम की 3 आधुनिक पिस्टलें थी जिनसे कितने भी राउंड फायर कर लो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि तुमने आखिरकार इनकी गले की नस काटकर ही क्यों हत्या की, तुमने गोलियां क्यों नहीं चलाई, तो तीनों बदमाश कहते हैं, तीनों दरअसल वो एक तेजपाल गैंग था, उसके तीनों शूटर होते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमने इसलिए गोलियां नहीं चलाई थी क्योंकि अगर हम गोली चलाते तो वहां आवाज होती, और इसलिए एक रिश्तेदार बनने का बहाना करने के बाद घर के अंदर जाते हैं। उन्हें मालूम था कि जो इनकी पत्नी है, जो इनकी सेवा करती है, वो वहां रहेंगी नहीं, वो वहां से चली जाएंगी। और मौका पाते ही उसके मुंह पर टेप लगाते हैं, बच्चों को बाथरूम में बंद करते हैं और हवलदार की हत्या कर देते हैं। दरअसल जब पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे तो पता चलता है कि जो हवलदार होता है वो कभी एक नरेंद्र त्यागी
उर्फ बबलू त्यागी नाम के एक व्यक्ति का गनर होता है, जो कि कांग्रेस के यूथ का जिला अध्यक्ष होता है, मेरठ शहर के रहने वाला। दरअसल वो असल में उसका गांव होता है खजूरी और थाना होता है परीक्षितगढ़, और वो मेरठ का रहने वाला होता है। जिला अध्यक्ष कांग्रेस का होता है, लेकिन वो टॉप का बदमाश होता है। उसका काम बदमाशी गिरी ही करना होता था, लोगों से लूट डकैती हत्याएं जैसी वारदातों को अंजाम देता था। लेकिन अपने जुगाड़ से उसने एक गनर रख लिया था, और 29 जनवरी साल 1990 की ये बात है। वो नई दिल्ली का पटियाला कोर्ट था, उस पटियाला कोर्ट में अपनी कोर्ट में एक पेशी के लिए गया हुआ था। साथ में गनर भी था, गनर यानी कि महेंद्र त्यागी। और जैसे ही कोर्ट में पहुंचते हैं तो पहले से घात लगाए बैठे 3 बदमाशों ने लगातार इन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। एक व्यक्ति जो होता है बब्बू त्यागी का, वो अपना कोर्ट में जाकर ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार कोर्ट की पेशी कब है, कब जानकारी इकट्ठी करनी है। लेकिन यहाँ गनर और बब्बू त्यागी दोनों मौके पर मौजूद होते हैं। तभी वो 3 बदमाश जो पहले से घात लगाए बैठे थे, उन्होंने एक के बाद एक 11 गोलियां मारी इस बब्बू त्यागी को। और 11 गोलियां लगने के बाद जब तक उन्होंने इत्मीनान नहीं कर लिया कि ये मर चुका है, तब तक वो वहां से हटते नहीं है। लेकिन जब गोली चल रही थी तो एक गोली लग जाती है इस महेंद्र त्यागी, जो कि गनर होता है। गनर को गोली लगते ही गनर भी गिर जाता है, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। गनर बच तो जाता है, लेकिन उसको लकवा मार जाता है, वो पूरी तरह से विकलांग हो जाता है, ऐसा जिससे कि वो अपने खुद के काम भी खुद से ना कर सके, और इसीलिए वो हमेशा खाट पर पड़ा रहता था। वो इस बब्बू त्यागी हत्याकांड का एकमात्र मुख्य गवाह था, जिसकी गवाही से इसमें आरोपियों को बड़ी से बड़ी सजा हो सकती थी। लेकिन उन्होंने घात लगाकर देखते ही महेंद्र त्यागी की हत्या कर दी थी। और हत्या करने में जो नाम आया था वो तेजपाल गुर्जर का नाम आता है। दरअसल तेजपाल गुर्जर इतना बड़ा नाम नहीं था जितना बड़ा नाम होता है नरेंद्र त्यागी उर्फ बब्बू त्यागी का। नरेंद्र त्यागी उर्फ बब्बू त्यागी का मेरठ ही नहीं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली के कुछ हिस्सों में बहुत नाम तेजी के साथ चल रहा था। और तेजी के साथ चलने के बाद चाहे वो लूट हो, डकैती हो, या फिर बड़े बड़े लोगों से रंगदारी वसूलना हो, इस तरह का काम चल रहा था। और इसी बीच में तेजपाल गुर्जर से इनका दोस्ताना हो जाता है। दोस्ताना होने के बाद दोनों साथ काम कर रहे थे, लेकिन साथ काम करते करते ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लोनी में 24 एकड़ जमीन को खरीदने के मामले में इन दोनों की आपस में ठन जाती है। और 24 एकड़ जमीन पर जो तेजपाल गुर्जर होता है उसका कब्जा हो जाता है। इसी बीच में किसी कारण से ये बब्बू त्यागी जेल चला जाता है, और जेल में ही ये ऐलान कर देता है कि जिस दिन भी मैं जेल से निकलूंगा उस दिन तेजपाल गुर्जर को हमेशा हमेशा के लिए मार दूंगा। ये मारने की बात जब तेजपाल गुर्जर को पता चलती है तो तेजपाल गुर्जर ने कहा कि यदि उस व्यक्ति को नहीं मारा तो वो उसे मार देगा। और मौका पाते ही नई दिल्ली की पटियाला कोर्ट में उसने उसको मार दिया था। और मारने के बाद इस बीच में जितने भी लोगों ने इसमें गवाही देने की बात कही थी उन लोगों को भी मार दिया था। साथ ही जो एक पुलिस वाला था जिसको लकवा मार गया था उसको भी मारने के लिए प्लान बनाया, और उसमें भी वो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन आईपीएस ऑफिसर ब्रजलाल ने ये कसम खाई थी कि इस बदमाश यानी कि तेजपाल गुर्जर को 1 महीने के अंदर अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था, क्योंकि ये जो बदमाश था वो आजाद मंडी से बताते हैं कि उस दौर में साल 1990-1989 के आसपास का मामला था। उस दौर में वो व्यक्ति 1 लाख रुपए तक की रंगदारी वसूला करता था प्रतिदिन के हिसाब से। साथ ही चाहे सरकारी ठेके हों या कोई अन्य मामले हों, जमीनों पर कब्जे करने हों, या फिर लूट करनी हो, डकैती करनी हो, हत्याएं जैसी वारदातों को अंजाम देना हो, तो तेजपाल गुर्जर बड़ी आसानी से इस तरह के काम को कर लिया करता था। आईपीएस ऑफिसर ने पकड़ने की जब प्लानिंग बनाई तो यही नहीं, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की कई थानों की, कई जनपदों की पुलिस ने अपनी तरफ से कई बार कोशिश की। लेकिन जब जब ये जाकर रैकी करते थे, वहां पर रेड मारा करते थे, तब तेजपाल गुर्जर वहां से मौका पाते ही भाग जाया करता था। इसी बीच में आईपीएस ऑफिसर ब्रजलाल ने अपनी एक टीम बनाई, और टीम बनाने के बाद ये प्लान किया कि क्यों ना इस व्यक्ति को मार दिया जाए। और इन्होंने इसकी जो नंसाल थी वो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गुलावठी के पास एक उस्तरा गांव लगता है, उस्तरा गांव में ही बस रेड नहीं मारी थी, बाकी हर जगह रेड मार रहे थे। और पता चलता है मुखबिर की सूचना से कि वो उस्तरा गांव में आकर छुप जाता है। और इससे पहले कि जब कहीं और जगह छुपता था, पुलिस वहां जाती थी तो वो वहां से भाग जाया करता था। तभी आईपीएस ऑफिसर ने प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि इस दौर में यानी कि जून का महीना चल रहा था और जून के महीने में मुस्लिम शादियां हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने 24 जून साल 1992 को मुखबिर से सूचना मिलती है। तभी एक बस करते हैं, बस में लगभग 30 से 35 पुलिस वाले होते हैं। सबसे आगे ड्राइवर के ठीक बगल में आईपीएस ऑफिसर ने हरे रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी, एक जींस की पैंट पहनी हुई थी, अपनी जो कार्बाइन थी, अपनी जो बंदूकें थी, हथियार थे, उन्हें छुपा के रख दिए थे। और बाकी पुलिस वालों ने भी ठीक वैसे ही किया। सबसे आगे बोनेट पर बैठे हुए थे और टोपी लगाई हुई थी और इंतजार कर रहे थे उस गांव में जाने का। जैसे ही गुलावठी से उस तरह गांव की तरफ चलते हैं तो रास्ते में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो लग रहा था कि तेजपाल गुर्जर के लिए ही काम कर रहे हैं, मुखबिर थे उसके, कहीं ऐसा ना हो उसको जाकर सूचना दे दें। इसलिए वो बारात की बस थी और उसमें बारात की बस पे साफ साफ लिखा हुआ था शकील अहमद वेट्स हमीदा। और लोगों ने ज्यादातर ने यही समझा कि ये बारात की बस है। और उसके ऊपर 2-3 बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए थे और पुरानी फिल्मों के गीत गब रहे थे, जैसे मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, इस तरह के गीत बज रहे थे। और जैसे जैसे
अलग अलग गांव में होते हुए ये बारात की बस जा रही थी। और सबसे पहले बारात की बस जाके जब उसरा गांव पहुंचती है, उसरा गांव में जाने के बाद ये जो तेजपाल गुजर होता है उसके मामा यानी कि राजपाल गुजर के पास जाके बस रुक जाती है। गांव वालों को लगा कि यहाँ तो कोई मुसलमानों का घर ही नहीं है, आखिरकार ये बस यहाँ पर आकर क्यों रोक दी गई है। तभी क्योंकि गांव वाले भी नहीं जानते थे कि ये असली बाराती नहीं है बल्कि पुलिस वाले हैं, 30-35 पुलिस वाले। और मौका पाते क्योंकि चारों तरफ से उन्होंने पहले से फील्डिंग बिछाई हुई थी, और फील्डिंग बिछाने के बाद तेजपाल गुजर से कहा कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन उसने अपने AK-47 से लगातार जब फायरिंग करनी शुरू की है तब पुलिस वालों ने मौका पाते ही इसको गोलियों से छलनी कर दिया, भून डाला। और इसके बाद इस मामले की सूचना SSP बुलंदशहर को दी गई। SSP बुलंदशहर को तब तक जानकारी नहीं थी क्योंकि ये पूरी की पूरी टीम मेरठ जिले की टीम होती है। और जब इसके बाद फिर काफ़ी तारीफ भी होती है, मामला फिर उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचता है, मामला फिर दिल्ली सरकार तक पहुंचता है। और उसके बाद फिर इस IPS ऑफिसर यानी कि ब्रजलाल की तारीफ पर तारीफ होती है। इसके बाद इन्होंने ये कहानी, ये घटना पूरी अपनी एक किताब में भी लिखी है, साथ ही कई सारे इंटरव्यू भी दिए हैं। उन अलग अलग जगहों से ये कलेक्शन करने के बाद ये कहानी मैंने आपको सुनाई है। इस कहानी के लिए मैं IPS ऑफिसर ब्रजलाल जी का दिल से शुक्रिया कहूंगा, धन्यवाद कहूंगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद चुना हुआ है, आजकल वो राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज ऋषभ सोम है, इनके पिता का नाम कपिल सोम है, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही तबरेज अंसारी हैं, मलेशिया रहते हैं। मोहम्मद शफीक अली हैं, आफ्ताफ अहमद हैं, असीता महतो हैं जो पश्चिम बंगाल के रहने वाली हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।